अधिकार अपने रूम में अपने कपड़े चेंज कर रहा था। वो अपनी टी शर्ट पहनते हुए बार बार बाथरूम की डोर की तरफ देख रहा था। तभी बाहर से कोई दरवाजा खटखटाता है। अधिकार जाकर दरवाजा खोलता है। अधिकार, मैं क्या सुन रहा हूँ? तुमने तुम्हारी सबसे इम्पोर्टेंट डील आज सबके सामने तोड़ दी है। यहाँ तक कि तुमने वहाँ तमाशा भी किया। क्या तुम भूल गए हो कि तुम इस शहर के जाने माने बिजनेसमैन अधिकार सिंघानिया हो, कोई गले के गुंडे नहीं। दरवाजा खुलते ही अतुल जी अधिकार पर भड़क उठते हैं। अधिकार तुरंत दरवाजा बंद करके बाहर आकर, डैड क्या कह रहे हैं आप? एहसास सुन लेगी, उसे कितना बुरा फील होगा। जिसने आपको यह सब बताया, क्या उसने आपको उस तमाशे की वजह नहीं बताई? अतुल जी गुस्से से, मैं ये सब नहीं जानता, मैं बस इतना जानता हूँ कि तुम अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को अलग रखो। त्यागी उस प्रोजेक्ट का इन्वेस्टर है। अगर वो प्रोजेक्ट छोड़ देगा तो कौन इन्वेस्ट करेगा इसमें? वैसे भी त्यागी जैसे हजारों लोग हैं, तुम उन सबसे लड़ नहीं सकते। तुम्हें ऐसी चीजें इग्नोर करनी आनी चाहिए। त्यागी जैसे हजार आएंगे तो उन हजार की यही हालत होगी, शायद उससे भी बुरी। मिस हास को बुरी नज़र से देखने वालों के साथ मैं ऐसा ही करूँगा। डैड, मेरी मिस हास मेरी वाइफ है। उनकी जगह कोई और भी होता तो भी मैं यही करता। यह डील वही कैंसिल कर देता, क्योंकि मैं किसी भी कीमत पर त्यागी जैसे लोगों के साथ काम नहीं कर सकता। और डैड, आप मुझसे यह सब कह रहे हैं? उसने मिस हास को इतने गलत वर्ड बोले। अगर मुझे ये याद ना होता कि मैं अधिकार सिंघानिया हूँ, तो अब तक उसकी लाश किसी गटर के पास पड़ी होती। अतुल जी एक ठंडी सांस भरकर, यह तुम्हारा प्रोजेक्ट था, तुम इसे मुझसे बेहतर डील करोगे। इट्स ओके, बट तुम्हें अपने गुस्से पर काबू रखना आना चाहिए। बिजनेस शुरू करना आसान है, चलाना और फिर टॉप की पोजीशन पर उसे बनाए रखना बहुत मुश्किल होता है। तुम्हें आगे बढ़ना है और ऐसी बातों को पीछे छोड़ना सीखना होगा। आगे तुम समझदार हो। यह कहकर वो अधिकार के माथे पर हाथ फेर कर चले जाते हैं। अधिकार उन्हें जाते हुए बस देखता रहता है। वो सोच में डूबा काफी देर बाद अपने कमरे में वापस जाता है। तभी दरवाजे के पास ही खड़ी एहसास से वो टकरा जाता है। अधिकार उसे संभालते हुए, मिस हास, आप ठीक तो हैं? आपको लगी तो नहीं? अधिकार उसे सवाल करता है, पर एहसास का सर नीचे ही रहता है। वो कुछ सोचकर एहसास की ठुड्डी पकड़कर उसका सर ऊपर करता है। एहसास की आंखें लाल और सूजी हुई थी, जैसे वो काफी देर से रो रही हो। अभी भी आंखों में आंसू थे। अधिकार उसकी आंखों में आंसुओं को देखकर समझ जाता है कि वो पार्टी में हुई बातों की वजह से अपसेट है, और शायद उसने अतुल जी की बातें भी सुन ली हैं। अधिकार एहसास को बेड पर बैठाता है और अपने हाथों से उसे पानी पिलाता है। एहसास पानी का एक घूंट पीकर गिलास को हटाते हुए, मिस्टर हक, क्यों कर रहे हैं आप ये सब? मेरी वजह से आपने अपने 3 सालों की मेहनत को पीछे रख दिया था। यहाँ अंकल के सामने मेरी साइड ली, सबके सामने अपने पति होने का फर्ज निभाया। यह पहली बार नहीं था। उससे पहले भी मेरा सच जानने के बाद भी पूरी दुनिया के सामने आपने मेरा हाथ थामा। क्यों कर रहे हैं आप ये सब? मेरे लिए आपको इतने त्याग करने की जरूरत नहीं है। मैं इन एहसानों का कर्ज कभी चुका नहीं पाऊंगी। वैसे भी हमारी शादी सिर्फ 6 महीनों के लिए ही है। आप मेरे लिए ये सब करके हम दोनों के लिए मुसीबत बढ़ा रहे हैं। आप जैसे थे वैसे ही रहिए। मेरे लिए ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं अपनी प्रॉब्लम खुद सॉल्व कर लूँगी। ये कहते ही एहसास की आंखों से एक आंसू लुढ़ककर अधिकार के हाथ पर गिर जाता है। अधिकार उस आंसू को अपनी मुट्ठी में कसते हुए, यही बात मैं आपसे कहूँ तो? एहसास हैरानी से, मैंने क्या किया है आपके लिए? अधिकार मुस्कुराते हुए, एक लड़की जो अधिकार सिंघानिया की आंखों में देखकर उससे 100 सवाल कर लेती है। अगर वो चिल्लाता है तो उस पर उसी तरह चिल्लाती है, जो किसी को भी अपने एक जवाब से चुप करा देती है। उस लड़की ने त्यागी जैसे घटिया इंसान की घटिया बातों को भी सिर्फ अपने पति की खुशी के लिए सुन लिया। मेरे लिए वो डील इम्पोर्टेंट है, यह जानकर आप सब कुछ चुपचाप सह गईं। क्यों? क्यों आपने उसे वहीं थप्पड़ मारकर उसको उसकी सही औकात नहीं दिखाई? आप चुप रहीं, सिर्फ और सिर्फ मेरी खुशी के लिए। क्यों मिसास, क्यों? एहसास अधिकार के इन सवालों का कोई जवाब ना दे सकी, क्योंकि उसके पास जवाब थे ही नहीं। अधिकार अपने दिल के हाल से वाकिफ हो चुका था, पर एहसास अभी भी अपने बीते कल के घाव भर रही है। वो सच से भाग रही है और उसका दिल अधिकार की तरफ जा रहा है। इन हालातों से अनजान एहसास अपने मन के उधेड़ बुन में खोई बस उसे एकटक देख रही थी। तभी अधिकार झटके से एहसास को अपनी बाहों में उठाता है और बेड पर आराम से लिटा देता है। एहसास तो जैसे कुछ महसूस ही ना कर पा रही हो। अधिकार उसे ब्लैंकेट उड़ाकर उसके पास बैठकर उसका हाथ पकड़कर
उसकी आंखों में देखते हुए। मिस हास, आज आपने जो किया है दोबारा कभी मत कीजिएगा। मेरी या मेरी और की खुशी के लिए कभी भी अपने स्वाभिमान को पीछे मत रखिएगा। मेरी खुशी के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। अगर आपने ऐसा किया तो मैं खुद को माफ नहीं कर पाऊंगा। आपसे गलत बातें करने वाला या आपको छूने वाला कोई पीएम या सीएम ही क्यों ना हो, वो माफ करने के काबिल नहीं है। त्यागी जैसा कोई भी आपको हाथ लगाए तो उसके हाथ भाई उखाड़ कर फेंक दो। आगे जो होगा मैं देख लूंगा। डरना और सहना, ये दो चीजें अपनी जिंदगी से अभी इसी वक्त बाहर निकाल कर फेंक दीजिए। यह शादी 6 महीनों की हो या 6 जन्मों की, यह मिस्टर हक आपके लिए, आपके पीछे हमेशा खड़ा रहेगा। मैं हमेशा आपके साथ रहूंगा, इसका वादा नहीं करता, पर मरते दम तक आपके साथ खड़ा रहूंगा, ये वादा जरूर करता हूँ। आप जब मुड़कर पीछे देखेंगी, मैं आपको वहां खड़ा मिलूंगा। आप और ये बेबी दोनों मेरी जिम्मेदारी हैं, और मैं अपनी जिम्मेदारी हमेशा निभाऊंगा। अधिकार का कहा एक एक लफ्ज जैसे एहसास के सालों के दिल के घाव भर रहा था। उसकी आंखों के किनारे से उसका एक एक दर्द बहता जा रहा था। दिल हल्का और जीने की चाहत बढ़ती जा रही थी। एहसास बस एकटक उसे देख रही थी, जैसे एक एक करके वो अधिकार को अपनी आंखों में बसा रही हो। अधिकार काफी देर बाद टेबल पर रखी लैंप लाइट बुझाते हुए, मिस आस, अब एक अच्छी बच्ची की तरह आप सो जाइए। बहुत रात हो चुकी है। आपका ज्यादा देर तक जगना और स्ट्रेस लेना दोनों बेबी के लिए ठीक नहीं है। यह कहकर वो उठकर जाने लगता है। तभी उसे अपनी कलाई पर एहसास के हाथ महसूस होते हैं। वो पलटता है तो देखता है एहसास ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोका हुआ था। एहसास नम आंखों से, आज तक मैंने कभी कोई दोस्त नहीं बनाया, कभी किसी ने मुझे अच्छे से समझा ही नहीं। आज मुझे एक दोस्त की ज़रूरत महसूस हो रही है। मेरे पास सिर्फ 4 महीने बचे हैं यहाँ रुकने के लिए। क्या आप इन 4 महीनों के लिए मेरे दोस्त बन सकते हैं? मैं यहाँ से अच्छी यादें लेकर जाना चाहती हूँ, ऐसी यादें जो मुझे जीने में मदद करें। क्या आप दे सकते हैं मुझे ऐसी यादें? एहसास के कहे हर एक शब्द में उसका दर्द साफ दिख रहा था। वो महसूस करते ही अधिकार की आंखें नम हो गईं। वो तुरंत झुककर एहसास के माथे पर किस करते हुए, यह दोस्ती मुझे मंजूर है, आपका साथ मुझे मंजूर है। एहसास की आंखें अपने आप बंद हो जाती हैं। आज पहली बार एहसास अपने होशो हवास में अधिकार को महसूस कर रही थी। अधिकार का इस तरह दोस्ती कबूल करना एहसास को एक अलग सा सुकून देता है। उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट तैर जाती है। आज एहसास एक अलग से सुकून के साथ सो जाती है। अधिकार भी आज बहुत खुश था। एहसास की तरफ से प्यार ना सही, पर दोस्ती की तो शुरुआत हो गई थी। इसे मोहब्बत में तो अधिकार की मोहब्बत बदल ही देगी। अधिकार भी सोफे पर एडजस्ट होकर एहसास को देखते देखते सो जाता है। बसल सब कुछ सेट हो गया है ना? तुम तैयार हो ना? बसल हमारी तरफ से हुई एक गलती सब कुछ बर्बाद कर सकता है। जो है अभी क्लियर कर लो, वहां पहुंचकर कोई सीन नहीं होना चाहिए, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। अधिकार फोन पर ही बसल को समझाते हुए कह रहा था। सॉरी सॉरी धमकाते हुए, मिस्टर हक, यह सुबह सुबह किसे धमका रहे हैं आप? कहाँ पहुंचकर गलती नहीं होनी चाहिए? एहसास कमरे में आते हुए बोलती है। अधिकार चौंक कर फोन जल्दी से कट करते हुए, कुछ कुछ नहीं, वो आज मेरी एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग है, उसी की बात कर रहा था। एहसास हैरानी से, मिस्टर हक, आप आज मीटिंग के लिए कैसे जा सकते हैं? अधिकार भी हैरानी से, क्यों मिसास, आज कुछ है क्या? एहसास उसे काफी देते हुए, आपको याद नहीं, आज आस्था अपने कैंप पर जा रही है। उसे अच्छा नहीं लगेगा अगर आप चले गए तो। अधिकार झटके से कॉफी टेबल पर रखते हुए, ओह नो, मुझे याद ही नहीं था। मिस आस, मैं आस्था के पास जा रहा हूँ और वहीं से मीटिंग साइट पर चला जाऊंगा। आप ऑफिस जाकर वहाँ मैनेज कर लीजिएगा। यह कहकर वो तेजी से बाहर चला गया। एहसास उसे जाते हुए देखते हुए, मिस्टर हक, इतनी जल्दीबाजी में क्यों है? इनके दिमाग में चल क्या रहा है? ऐसी कौन सी मीटिंग है जो आस्था से ज़्यादा ज़रूरी है? एहसास बस सोच में डूबी रहती है। इधर नीचे आस्था के कमरे में आस्था अपनी पैकिंग कर रही थी। अधिकार कमरे में आते हुए, छोटी, जा तो रही हो पर अपना ध्यान जरूर रखना, कोई प्रॉब्लम हो तो कॉल कर देना। आस्था पलटकर अधिकार के गले लगकर, ओके भाई, बट आप अभी क्यों समझा रहे हैं? जब जाऊंगी तब समझाना, ओके? यह कहकर वो मुस्कुराने लगती है। अधिकार धीरे से, बेटा सॉरी, पर मैं मीटिंग पर जा रहा हूँ, मैं रुक नहीं पाऊंगा। यह सुनते ही आस्था गुस्से से मुंह फुलाकर, आपको तो मुझसे प्यार ही नहीं है। इतने दिनों के लिए जा रही हूँ मैं, और आप फिर भी मीटिंग पर जा रहे हो। एक दिन रुक नहीं सकते क्या?
या रुकना जरूरी ही नहीं समझते। यह कहकर वो पलट जाती है। अधिकार पीछे से उसे गले लगाकर, सॉरी छोटी, पर तुम जानती हो कि ये जरूरी नहीं होता तो मैं नहीं जाता। तुम ध्यान से जाओ। कोई जरूरत पड़ी तो कॉल करना मुझे। और अब जाते जाते तो मुंह फुलाकर मत जाओ। उसकी बात सुनकर रास्ता पिघल जाती है, वो नॉर्मल होकर। ठीक है, आप जाओ। और आज से 16 दिन बाद राखी है। मैं जब उस दिन वापस आऊंगी, मुझे एक बड़ा सा गिफ्ट मिलना चाहिए, वरना मैं आपसे बात नहीं करूंगी। आस्था की बात सुनते ही अधिकार अपने मन में, आज से 16 दिन बाद राखी, यानी मेरे पास सिर्फ 15 दिन है। भाई बोलो ना, दोगे या नहीं दोगे? आस्था उसे हिलाते हुए कहती है। अधिकार होश में आते हुए, हाँ हाँ सुन रहा हूँ, मिल जाएगा तुम्हारा गिफ्ट। अब खुश? आस्था चहकते हुए कूदने लगती है। अधिकार उसके माथे पर हाथ फेरकर तेजी से चला जाता है और आस्था फिर से मेकअप करने लगती है। शाम 7 बजे एक बड़ी सी पुरानी जर्जर हवेली थी ये, जहाँ बाहर की दुनिया अलग और उसके अंदर की दुनिया बहुत अलग थी। दिन के उजाले के जाते ही यहाँ अंधेरी रातों में न जाने कितने गैर कानूनी काम किए जाते थे। बाहर से खंडर जर्जर दिखने वाली ये हवेली अंदर से किसी बड़े महंगे बार से कम नहीं थी। एक बड़ा सा हॉल, जहाँ एक साइड शराब, ड्रग्स और भी नशीली चीजों का धंधा होता था, वहीं दूसरी साइड डिस्को फ्लोर पर लड़कियां नाचती थीं, या यूं कहें, यहाँ आने वाले अमीर लोगों को अपने हुस्न के जाल में फंसाती थीं। आज भी कुछ शराब के नशे में खोए थे और कुछ शबाब के नशे में। हर तरफ एक अलग सा नशा था। यहीं किनारे एक सोफे पर कुछ आदमी शराब और शबाब के जाल में उलझे हुए अपनी प्यास बुझा रहे थे। उन कुछ आदमियों में से एक राजा भी था, जो पूरी तरह मदहोश हो चुका था। तभी डिस्को फ्लोर की लाइट ऑफ हो जाती है, पर म्यूजिक ऑन हो जाता है। सब हैरानी से उस तरफ देखने लगते हैं। कुछ ही देर में सेंटर पर स्पॉटलाइट पड़ती है। वहां एक बल्ला की खूबसूरत लड़की लहंगे चोली में खड़ी अंगड़ाइयां ले रही थी। उसे देखते ही हर किसी की आंखें बड़ी हो जाती हैं। राजा तो और ज्यादा मदहोशी से उसे देखने लगता है। थोड़ी देर में वो लड़की म्यूजिक के साथ साथ डांस करना शुरू कर देती है। मैं तेरी आंखों का साहिल, मैं तेरे दिल के ही काबिल। अब तक हर कोई उस लड़की के हुस्न में डूब चुका था। सब डांस फ्लोर पर उसके साथ झूम रहे थे। राजा तो बार बार उस लड़की की कमर में हाथ डालकर उसके साथ झूम रहा था। वो लड़की उसे खुद से दूर करती तो राजा उसकी कमर पर चुटकी काट लेता। वो तिलमिला उठती और वहां से जाने लगती है। तभी राजा उसे अपनी तरफ खींचकर उसे अपनी बाहों में झूला देता है। राजा उसको झुलाते हुए, तेरे जैसी मासूका मुझे यार चाहिए, ना पैसा चाहिए, ना इकरार चाहिए। वो लड़की राजा से खुद को छुड़ाकर खड़ी होकर उसके बालों पर अपना हाथ फेरते हुए, ये हुस्न का है खुमार मेरा, तुझ पे है छाया जो। राजा उस लड़की की कमर में हाथ डालकर उसके साथ झूमते हुए, वो साकी साकी रे, वो साकी साकी। वो लड़की भी बसल के हाथ अपनी कमर पर कसते हुए, वो साकी साकी, अरे साकी साकी, आ पास आ, रह ना जाए कोई ख्वाहिश बाकी। गाना खत्म होते ही वो लड़की राजा का हाथ पकड़कर उसे वहां से खींच कर ले जाती है। राजा भी उसके साथ खुशी खुशी चल पड़ता है। भगवान के लिए छोड़ दो मुझे, मैं हाथ जोड़ रहा हूँ तुम्हारे सामने। मैं किसी के सामने अपना मुख नहीं खोलूंगा। मेरा यकीन करो, तुम जो जानना चाहते थे मैंने सब बता दिया। इसके अलावा मुझे कुछ नहीं पता उसके बारे में। भगवान के लिए जाने दो मुझे। मुझे मारकर क्या हासिल होगा तुम्हें? तुम्हारे पैर पकड़ रहा हूँ, जाने दो मुझे। मैं किसी के सामने अपना मुंह नहीं खोलूंगा। प्लीज छोड़ दो मुझे। ये कहते हुए राजा एक एक कदम पीछे होता जा रहा था। वहीं राजा के सामने खड़ा शख्स उसे जलती आंखों से घूरते हुए, एक एक सबूत मेरी बिछाई बिसात को बर्बाद कर सकता है। अब इसी पल से तुम्हारे जीने का मकसद यहीं खत्म हुआ। अब मौत ही तुम्हारी मंजिल है और तुम्हें तुम्हारी उस मंजिल तक पहुंचाना मेरा मकसद। राजा रोते गिड़गिड़ाते हुए, तुम जो चाहते हो मैं वो सब करूंगा। प्लीज मुझे छोड़ दो। मैं हाथ जोड़ता हूँ तुम्हारे सामने, मुझे जाने दो। मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। यह कहते कहते राजा छत के एकदम किनारे पहुंच चुका था। खुद को एकदम किनारे महसूस करते ही राजा ने चौंक कर पीछे देखा। जमीन से छत की ऊंचाई इतनी ज्यादा थी कि वहां से गिरने वाले का बचना नामुमकिन था। राजा जैसे ही डरकर आगे की तरफ मुंह करता है, उसके सामने खड़ा शख्स उसे एक लात मारता है। एक चीख के साथ राजा कुछ ही सेकंड में नीचे जा गिरता है। छत पर खड़ा वो शख्स एक नजर राजा को नीचे गिरते देखकर मुस्कुराता है और अगले ही पल तेज कदमों के साथ
वहां से नीचे की तरफ बढ़ जाता है। वहीं नीचे एक लड़की बुर्के में जैसे उस हवेली की तरफ बढ़ती है, राजा धड़ाम से उसके आगे आ गिरता है और कुछ ही देर में उसके आसपास खून की धार नजर आती है। वो लड़की चौंक कर एक कदम पीछे होती है और अपना बुर्का हटाकर उसे देखती है। राजा तभी आसपास की भीड़ चिल्लाते हुए, ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, कौन है, कौन है, ये लड़की वहीं रोक। लोग चिल्लाते हुए उस तरफ बढ़ने लगते हैं। आसपास की भीड़ को अपनी तरफ आता देख वो लड़की बुर्का नीचे करके तेज कदमों के साथ वहां से भागती है। कुछ लोग तो राजा की लाश के पास इकट्ठा होते हैं और कुछ लड़के उस बुर्के वाली लड़की के पीछे भागते हैं। वो लड़की भागते भागते एक गली में पहुंचती है और अब तक उसके पीछे भाग रहे लड़के भी उस लड़की के बहुत करीब आ चुके थे। पसीने से तरबतर वो लड़की भाग रही थी। उसकी सांसें फूलने लगी थी। वो बार बार पीछे पलट कर देखती। हर बार उसके पीछे आ रहे लोग एक एक कदम उसके करीब बढ़ते जा रहे थे। अपने शरीर की पूरी ताकत लगाते हुए वो और ज्यादा तेज दौड़ने लगती है। रात हो जाने के कारण अंधेरे में कोई साफ दिख नहीं रहा था। तभी कोई जोर से उस लड़की का हाथ अपनी तरफ खींचकर उसे अपने सीने से लगा लेता है। जब तक वो लड़की चीखती, उसके मुंह पर किसी ने अपने हाथ रख दिए। वहीं उसके पीछे भाग रहे लड़कों में से एक लड़का वहां पास ही रुककर, वो लड़की किधर गई, ऐसे बच के नहीं जा सकती वो। कौन थी वो लड़की, किधर चली गई। उसकी बात सुनकर उसके साथियों में से एक कांपते हुए, भाई, भाई लगता है वो दूसरी गली की तरफ चली गई है। यह सुनते ही पहला लड़का उसे देखकर, तो मेरा मुंह क्या देख रहे हो, भागो। किसी भी हालत में वो लड़की यहाँ से जानी नहीं चाहिए। ये कहते ही सब फिर से दूसरी गली की तरफ मुड़कर तेज कदमों के साथ भागते हैं। इधर वो लड़की जो डरकर अपनी आंखों को अभी भी बंद किए हुए थी, उसकी सांसें बहुत तेज चल रही थी। वो अपनी आंखें धीरे धीरे खोलती है और अपने करीब खड़े शख्स को देखकर बुरी तरह से चौंक जाती है। वो चिल्लाते हुए, रिहान तुम। उसके सामने खड़ा शख्स कोई और नहीं, रिहान था। रिहान एहसास का हाथ कसकर पकड़कर अपने सर पर एक ब्लैक कैप पहनते हुए, यहाँ से चलिए अभी, यहाँ रुकना खतरे से खाली नहीं है, मैं आपको सब बताता हूँ। यह कहकर वो एहसास का हाथ और कसकर पकड़ते हुए चल पड़ता है। एहसास हैरानी से बस उसके साथ साथ चल पड़ती है। फूड विला रेस्टोरेंट। क्या मैं जान सकती हूँ कि तुम हो कौन, तुम्हारा सच क्या है, तुम वहाँ कैसे पहुँचे और मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो, ये सब चल क्या रहा है। बोलो रियान, जवाब दो मुझे। एहसास रेहान से एक साथ ना जाने कितने सवाल कर देती है। रेहान उसकी तरफ पानी का गिलास सरकाते हुए, सब कुछ बताऊंगा तब ना, जब आप मुझे बोलने का मौका देंगी। ये लीजिए पानी पीजिए, शांत हो जाइए, मैं आपको शुरू से सब कुछ बता दूंगा। पहले पानी पी लीजिए थोड़ा। एहसास उसकी बात सुनकर झटके से एक ही सांस में पानी का गिलास खाली करते हुए, लो पी लिया पानी, अब बोलो। रेहान एक ठंडी सांस भरकर, आप एक रेप विक्टिम है, इसके अलावा आप 6 मंथ से प्रेग्नेंट हैं। आपके भाई अनवर राठौर आपसे जुड़े एक हादसे के बाद से ही गायब हो गए थे। आप यहाँ अपने भाई को ढूंढने आई हैं। क्या अब तक मैंने जो कहा उसमें से कुछ भी गलत या झूठ है। रियान की बातें सुनकर एहसास बुरी तरह से हैरान हो चुकी थी। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि उसके बीते कल की हर एक बात रियान को कैसे पता, यहाँ तक कि उसका यहाँ आने का मकसद भी। एहसास आंखें बड़ी किए बस एकटक रियान को देख रही थी। वहीं रियान एहसास के मन में उमड़ रहे हर एक भाव को उसके चेहरे पर और उसकी आंखों में साफ साफ देख रहा था। अब तक एहसास की आंखें नम और हाथ की मुट्ठियां कस चुकी थी। उनके आसपास एक अलग खामोशी पसर चुकी थी। एहसास काफी देर बाद अपनी खामोशी तोड़ते हुए, तुमने जो जो कहा वो सब सच है, पर यह सच तुम्हें कैसे पता, तुम हो कौन और क्या चाहते हो मुझसे। एहसास के सवाल पर रियान मुस्कुरा देता है। एहसास लगभग चीखते हुए, रियान मुस्कुराना बंद करो और जवाब दो मुझे, हो कौन तुम। रियान अब शांत होकर फिर से एक लंबी सांस लेते हुए, मैं तुमसे 1.5 साल पहले मिल चुका हूँ। तुम मुझे नहीं जानती, पर मैं तुम्हें जानता हूँ। एहसास हैरानी से, 1.5 साल पहले, उस वक्त तो, रियान बीच में ही, उस वक्त आप कोमा में थी, यही ना। एहसास गुस्से से, रियान बस करो ये पहेलियां बुझाना और साफ साफ बताओ मुझे कि तुम कब कहाँ और कैसे मिले मुझसे। अगर मिले तो क्यों मिले, बताओ मुझे, क्योंकि आपको बचाने वाला मैं ही था। रियान भी लगभग चिल्लाते हुए कहता है। यह सुनते ही एहसास की आंखों में रुके आंसू उसके गालों पर लुढ़क आते हैं। वो हड़बड़ाते हुए, मुझे बचाने वाले तुम थे,
हॉस्पिटल में तुम लेकर आए थे मुझे। अब तक रियान की आंखें भी नम हो चुकी थीं। वो बहुत ही उदास स्वर में, हाँ एहसास जी, मैं ही आपको वहां से बचाकर लाया था उस दिन। फ्लैशबैक, 1.5 साल पहले, स्थान एक सुनसान जंगल। ऑफिसर्स, ये आपके ट्रेनिंग का आज आखिरी सफर है। आपको पता है कि अब आपको क्या करना है। आपका लक्ष्य आपके सामने है। बहुत कम ऑफिसर्स को अपनी काबिलियत साबित करने का ऐसा सुनहरा मौका मिलता है। आपको क्या करना है यह आप जान चुके हैं। अब आपको इन नक्सलियों के साथ एक जंग लड़नी है जिसमें जीत आपकी होनी चाहिए। हारने की कोई गुंजाइश नहीं है। तो क्या आप सब तैयार हैं? एक शख्स बड़े से पत्थर पर खड़े होकर लगभग चिल्लाते हुए कहता है। जंगल के बीचों बीच ट्रेनिंग ले रहे कुछ आईपीएस ऑफिसर्स का एक गुट था जिसमें लगभग 40 ऑफिसर्स थे। दरअसल उन्हें खबर मिली थी कि जंगल में कुछ नक्सली घुस आए हैं और वो आसपास के इलाके में कुछ गैर कानूनी काम करने वाले हैं। इसलिए ऑफिसर्स की वो टुकड़ी जो यहाँ ट्रेनिंग के लिए आई थी, वही इन मुश्किल परिस्थितियों से निपटने के लिए तैयार हो चुकी थी। उनके पास कहीं और से मदद लेने का समय नहीं था। वही वो चिल्ला रहा शख्स उन ऑफिसर्स का कमांडर था। कमांडर की बात सुनकर सारे ऑफिसर्स एक साथ, हम तैयार हैं सर, यह कहकर सब एक साथ सैल्यूट करते हैं। इसी के साथ साथ सारे ऑफिसर्स अलग अलग दिशा में चल पड़ते हैं। उसी के साथ साथ कुछ ही देर बाद ऑफिसर और नक्सलियों की मुठभेड़ शुरू हो जाती है। इधर एक ऑफिसर एक नक्सली का पीछा करते करते अपने साथियों से काफी दूर निकल जाता है। वो एक बंद कारखाने के पास खड़ा था जिसके दरवाजे पर एक बड़ा सा ताला लटका हुआ था। वो ऑफिसर कारखाने के आसपास देखने लगा कि कहीं उसके आसपास कोई नक्सली छिपा तो नहीं है। वो चलते चलते एक बड़ी सी कांच की खिड़की के पास आ गया था। खिड़की का कांच कुछ टूटा होने की वजह से अंदर थोड़ा थोड़ा देखा जा सकता था। ऑफिसर पीछा कर रहे नक्सली को वहां ना पाकर वहां से जाने लगा। तभी अचानक उसके कदम वहीं रुक गए। आ, बचाओ, आ, मदद करो, आ। अंदर से किसी लड़की के दर्द से कराने की और चीखने की आवाजें आ रही थी। वो ऑफिसर हैरानी से इधर उधर देखते हुए, यहाँ इस सुनसान जंगल में ऐसी जगह पर कोई लड़की कहाँ से आ सकती है? कहीं ये नक्सली तो नहीं, या कहीं किसी नक्सली ने किसी लड़की को यहाँ बंधक बना कर रखा हो? मुझे अंदर जाकर देखना होगा। वो यही सब सोचता रहता है। तब तक अंदर से उस लड़की की चीखें और ज्यादा तेज हो जाती हैं। वो ऑफिसर जल्दी से अपनी राइफल से उस खिड़की के बचे हुए खुचे कांच को तोड़कर अंदर कूदता है। अंदर काफी अंधेरा था। वो आवाज का पीछा करते करते एक कमरे के पास पहुंचता है। कमरा बाहर से बंद था। उसने धीरे से कमरा खोला और कमरे के अंदर जाकर हाथ से छूकर कुछ ढूंढने लगा। कुछ ही देर में उसका हाथ एक स्विच पर पड़ा। उसे दबाते ही कमरे में रोशनी हो गई। जैसे उसने पलटकर सामने देखा, वो लड़खड़ाकर जमीन पर गिर पड़ा। सामने एक लड़की जमीन पर लेटी थी, या यूं कहें वो गिरी हुई थी। उसके बदन पर कपड़े के नाम पर एक सफेद चादर लिपटी हुई थी जो कि खून से पूरी तरह लाल हो चुका था। उस लड़की के पूरे शरीर पर जख्म ही जख्म थे। सर से तो बेतासा खून बह रहा था। वो लड़की दर्द से कराह रही थी, चीख रही थी। उसकी हालत देखकर साफ पता चल रहा था कि उसके साथ बहुत दिनों से बहुत ज्यादा अत्याचार किया गया है। उसके जिस्म का एक एक घाव किसी हैवान की हैवानियत का निशान का सबूत दे रहा था। उसकी दर्द से कराहने की आवाज उस बंद कमरे में गूंज रही थी। यह लड़की ही एहसास थी। वहीं अब तक वो ऑफिसर बस उस लड़की को देख रहा था। ना जाने क्यों उसकी आंखों से आंसुओं की एक धारा बह निकल गई। उसके हाथ पैर कांपने लगे। यह ऑफिसर कोई और नहीं बल्कि रियान खन्ना ही था। रियान लड़खड़ाते हुए एहसास के पास जाता है और कांपते हाथों से उसके चेहरे पर बिखरे बाल हटाता है। उसका चेहरा देखते रियान फिर से कुछ कदम पीछे हो जाता है। एहसास के पूरे चेहरे पर, गर्दन पर दांतों से काटने के गहरे निशान थे। यही नहीं, कई जगह किसी धारदार हथियार से काटने के, सिगरेट से जलाने के निशान भी थे। उसके घाव इतने गहरे और इतने पुराने थे कि उन पर मक्खियां चिपकी थीं। एहसास की हालत देखकर रेहान के रेंगटे खड़े हो गए थे। उसे उल्टी करने जैसा महसूस हो रहा था। आज से पहले कभी उसे इतना डर नहीं लगा था जितना आज लग रहा था। तभी एहसास धीरे से अपनी आंखें खोलकर धुंधली आंखों से किसी को सामने खड़ा देखती है। वो धीरे धीरे अपने एक हाथ को ऊपर उठाते हुए उसकी तरफ हाथ बढ़ाकर, अनु, बचा लो, बहुत दर्द है, मर जाऊंगी, यह कहते ही उसका हाथ तेजी से जमीन पर गिर पड़ता है और उसकी आंखों के किनारे से आंसू बह निकलते हैं। इसी के साथ एहसास की आंखें बंद हो जाती हैं। इधर रियान एहसास की आंखों का दर्द देखकर
बहुत हिम्मत करके एहसास को चादर से अच्छी तरह ढककर अपनी गोद में उठाकर किसी तरह बड़ी मुश्किल से खिड़की के रास्ते से ही बाहर निकलता है और तेज कदमों के साथ अपने कैंप की तरफ निकल पड़ता है। फ्लैशबैक समाप्त। वर्तमान। मैंने कैंप पहुंचकर सबसे छिपकर अपने एक दोस्त की मदद से आपको बहुत मुश्किल से हॉस्पिटल पहुंचाया, पर मैं वहां रुक नहीं सका क्योंकि यहाँ मेरी टीम को मेरी ज़रूरत थी। यहाँ हमारी नक्सलियों के साथ मुठभेड़ हुई और आखिर में जीत हमारी हुई। बिना ट्रेनिंग पूरी किए इतनी बहादुरी का काम करने पर हमारे जज्बे को बहुत सराहा गया। उसी के चलते मेरी काबिलियत देखकर मुझे तुरंत ज्वाइनिंग मिल गई थी। मैंने आपके बारे में बहुत पता लगाने की कोशिश की, पर मुझे कुछ पता नहीं चला और इसी बीच मुझे एक मिशन के लिए अंडर कवर कॉप बनना पड़ा। मुझे इंडिया से बाहर जाना पड़ा। वहां पहुंचकर मेरा आपके कांटेक्ट में रहना नहीं हो सकता था, इसलिए मुझे मेरे उसी दोस्त को आपकी जिम्मेदारी सौंपनी पड़ी, जिसने हॉस्पिटल तक आपको लाने में भी मेरी मदद की थी। वो खुद एक पुलिस इंस्पेक्टर बन चुका था। फिर अचानक से मुझे आपके भाई के बारे में पता चला, जो खुद आपसे कई महीनों बाद मिले थे। वो आपका केस फाइल करने बहुत से पुलिस स्टेशन गए, पर किसी ने उनकी मदद नहीं की। तब मैंने आपका केस अपने उस दोस्त को हैंड ओवर करा दिया। इस केस को हैंडल करने वाला पुलिस इंस्पेक्टर अजय ही मेरा वही दोस्त था। उसी केस में उसकी जान चली गई और मुझे यहाँ आना पड़ा। उसके बाद से मैंने आप पर नज़र रखनी शुरू की। अजय की मौत और अनुभव आज भी एक राज है और इसी राज से पर्दा उठाने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। अब इसमें मुझे आपकी मदद चाहिए। यही मेरा सच है और यहाँ इस वक्त आपके सामने होने का मकसद। रियान का कहा हर एक शब्द एहसास के हर सवाल का जवाब बन गया था। इसी के साथ साथ एहसास को हर उस लम्हे का दर्द आज फिर से महसूस होने लगा था। उसके शरीर में एक दर्द उठ चुका था। वो पसीने से तरबतर हो चुकी थी, हाथ पैर कांपने लगे थे और आंखों से बेतासा आंसू बह रहे थे। रियान एहसास की आंखों में आज फिर वही दर्द देख सकता था। रियान धीरे से एहसास के हाथों पर अपने हाथ रखकर उसे मजबूती से कसते हुए, एहसास जी, मुझे माफ़ करिए। मैं आपको आपके बीते कल की याद नहीं दिलाना चाहता था। मैं बस आपकी मदद करना और आपकी मदद लेना चाहता था। आपके लिए अपने भाई को ढूंढना ज़रूरी है और मेरे लिए उन हैवानों को ढूंढना, साथ साथ मेरे दोस्त अजय की मौत का बदला लेना। मैं आपका बहुत पहले से पीछा कर रहा हूँ। साथ साथ मैं अपनी तरफ से भी इन्वेस्टिगेशन कर रहा हूँ। एहसास अपने आंसुओं को रोककर, क्या तुम्हें पता है मेरा भाई अनु कहाँ है? रियान प्लीज, अगर तुम्हें कुछ भी पता हो तो मुझे बता दो। ये कहकर वो सिसकने लगी। रियान उदासी से, एहसास जी, मुझे अभी तक नहीं पता चला है कि आपका भाई अनु कहाँ है। हाँ, पर मैं ये जानता हूँ कि वो जिंदा है। हम मिलकर उन गुनाहगारों को और आपके भाई को ढूंढेंगे। मुझे बस आपकी मदद चाहिए। आप बहुत हिम्मत वाली हैं। आपकी जगह पर कोई और लड़की होती तो कब का हार मान चुकी होती, पर आप अभी तक लड़ रही हैं। आप आजकल की आम लड़कियों से बहुत अलग हैं। मैं एक ऑफिसर होकर जिस सबूत को ढूंढते ढूंढते उस तक पहुंचता हूं, आप मुझसे पहले ही वहां पहुंच चुकी होती है। आज भी मुझे खबर मिली थी कि राजा यहाँ आने वाला है। मैं जब तक यहाँ आया आप यहाँ पहुंच चुकी थी। पता नहीं कैसे राजा छत से नीचे गिर गया। वो ऊपर क्यों गया था, क्या कर रहा था, मुझे कुछ भी नहीं पता। एहसास जी, मुझे अब आपका साथ चाहिए इस केस को सॉल्व करने के लिए। क्या आप देगी मेरा साथ? यह कहकर रियान बड़ी ही उम्मीद से एहसास की तरफ देखने लगता है। एहसास अपने आंसू पोंछते हुए, रियान, तुमने मुझे एक नई जिंदगी दी है, पर मेरी एक जिंदगी बचाने के लिए कईयों को अपनी जिंदगी की कुर्बानी देनी पड़ी। मेरी जिंदगी एक बोझ बन चुकी है। मेरे लिए मेरी जिंदगी का मकसद सिर्फ और सिर्फ अपने भाई को ढूंढना है। मुझे मेरी जिंदगी की कोई परवाह नहीं है। मैं दूंगी तुम्हारा साथ। मुझे मेरे अनु से जुड़े हर राज का पर्दाफाश करना है। मुझे मेरे अनु को ढूंढना है। मैं अब तुम्हारे साथ हूँ। रियान भी काफी खुश होकर, हम मिलकर ढूंढेंगे अनु को और ये केस सॉल्व करेंगे। पर एक प्रॉब्लम है। एहसास हैरानी से, क्या? रियान, हमें यह सब छिपकर करना होगा। मैं एक अंडर कवर कॉप हूँ। मेरा मिशन और मेरा सच दोनों मिशन पूरा होने से पहले एक राजी होना चाहिए। हम इन सब के बारे में किसी को कुछ भी नहीं बता सकते। क्या आप अधिकार से यह सब छिपा पाएंगी? एहसास उसकी इस बात से सोच में डूब जाती है। उसे कल रात की सारी बातें याद आने लगती हैं। कल ही तो उसने अधिकार और अपने बीच एक नए रिश्ते की शुरुआत की थी। वैसे भी उसने अब तक अपने बारे में अधिकार को कुछ नहीं बताया था। फिर यह सब भी अधिकार से छिपाना उसके साथ बहुत गलत था। एहसास मन के उधेड़ बुन में खोई थी। तभी रियान अपनी बातों पर जोर देते हुए, एहसास जी,
अधिकार का इस सबसे जुड़ना उसके लिए भी खतरा साबित हो सकता है। अधिकार से जितनी बातें छिपी रहें वो ही सही हैं। इस मिशन में हमारी जान कभी भी कहीं भी जा सकती है, इसलिए हम इसमें किसी को शामिल करके उसकी जान खतरे में नहीं डाल सकते। आप समझ रही हैं ना कि मैं क्या कह रहा हूँ? यह बात सुनते ही एहसास काफ़ी डर जाती है और वो तुरंत खड़ी होकर, नहीं, मैं अब किसी की जान अपनी वजह से खतरे में नहीं डाल सकती हूँ। मिस्टर हक को मेरी वजह से कुछ हुआ तो मैं खुद को माफ़ नहीं कर पाऊंगी। मैं ये सच मिस्टर हक के सामने कभी नहीं आने दूंगी। मेरा मकसद सिर्फ मेरा है। इसमें मैं अपने स्वार्थ के लिए किसी के साथ कुछ गलत नहीं होने दे सकती। मेरा बीता कल सबसे छिपा रहे वही अच्छा है। रेहान भी उठकर एहसास के कंधे पर हाथ रखकर, यह राज राज ही रहेगा। अब राजा की मौत से हमारा एक सबूत खत्म हो चुका है। गुनाहगारों तक पहुंचना बहुत मुश्किल हो चुका है। राजा को किसने मारा और क्यों मारा, यह मैं पता करके रहूंगा। तब तक के लिए आप आराम करिए और जितना हो सके घर से बाहर कम निकलिए। एहसास उसकी बात पर हाँ में सिर हिला देती है। रेहान अपनी घड़ी की तरफ देखकर, एहसास जी, बहुत रात हो चुकी है, आपको घर जाना चाहिए। चलिए मैं आपको छोड़ देता हूँ। इतनी रात में आपका अकेले जाना सेफ नहीं है। रात काफ़ी हो चुकी थी, इसलिए एहसास रेहान को ना नहीं कह सकी। कुछ ही देर में दोनों रेस्टोरेंट से घर की तरफ निकल गए। रेहान और एहसास सिंगानिया विला के ठीक सामने आकर रुकते हैं। एहसास रेहान की तरफ देखते हुए, एक बार फिर से थैंक यू रेहान, तुमने मेरे लिए जो भी किया उन सब के लिए। अब तुम घर जाओ, हम कल मिलते हैं। रेहान मुस्कुराते हुए, आप थैंक्स बोलकर मुझे शर्मिंदा मत करिए। मैंने जो भी किया वो मेरा फ़र्ज़ था। आप बस अपना ध्यान रखिएगा। कल हम ज़रूर मिलेंगे। और हाँ, कोशिश कीजिए कि आप नॉर्मल रहें। हमारे बारे में किसी को कुछ पता ना चले तो ठीक है। एहसास उसकी बात पर हाँ में सिर हिला देती है। वही रेहान ये सब कहकर जाने लगता है। इतनी दूर आकर मुझसे मिले बिना चले जाना, यह सही तो नहीं। पीछे से आती आवाज़ सुनकर एहसास और रेहान चौंक कर सामने देखते हैं। सामने अधिकार अपने हाथों को फ्लोट किए हुए उन्हें ही घूर रहा था। अचानक अधिकार को सामने देखकर दोनों बहुत हैरान हो गए थे। अधिकार दोनों के पास आकर दोनों को घूरते हुए, अगर यहाँ तक आए हो तो अंदर भी आ सकते हो। मिसास, आपने रेहान से अंदर चलने को नहीं बोला। अधिकार एहसास की तरफ देखकर कहता है। एहसास हड़बड़ाते हुए, वो मैं रेहान के साथ, मैं तो। अधिकार एहसास के कंधे पर हाथ रखकर, आप इतनी हड़बड़ा क्यों रही हैं? मैंने आपसे अभी तक कोई सवाल भी नहीं किया। मैं बस आप दोनों को अंदर चलने के लिए कह रहा हूँ। तभी रेहान, अधिकार, वो मैं बाहर इनसे मिल गया था। रात ज़्यादा हो गई थी। मैंने सोचा इनका अकेले आना ठीक नहीं होगा, इसलिए मैं इनके साथ यहाँ तक आ गया। तू कुछ, अधिकार सिंघानिया को अपनी बीवी पर भरोसा करने के लिए तुम्हारी सफाई की कोई ज़रूरत नहीं है। अभी तक मैंने कुछ कहा ही नहीं, तो तुम किस बुनियाद पर यह सफाई दे रहे हो? मेरी बीवी को सेफली यहाँ तक लाने के लिए मैं तुम्हें थैंक्स के बदले कॉफ़ी पिलाना चाहता हूँ। अब अंदर चलो। ये कहकर अधिकार एहसास का हाथ पकड़कर अंदर जाने लगा। एहसास अधिकार के चेहरे पर सख्त भाव देखकर चुप रहना ही ठीक समझती है। वही वो आंखों से रेहान को अंदर चलने का इशारा कर देती है, इसलिए रेहान उसके पीछे पीछे अंदर चल पड़ता है। क्या तुम पागल हो चुके हो? पता भी है कि क्या कह रहे हो? तुम कैसे कर सकते हो ये? तुमने ये सब करने से पहले मुझे सब कुछ बताया क्यों नहीं? तुम जानते हो मुझे धोखा बर्दाश्त नहीं है, फिर बिना मुझसे डिस्कस किए तुमने ये सब कैसे किया? बोलो सर जी, जवाब दो। सरजी सोफे पर इत्मीनान से बैठा हाथों की उंगलियों में पेन घुमाते जा रहा था। इधर टोनी उस पर बिना रुके चिल्लाता जा रहा था। टोनी को सरजी के चेहरे पर शांति देखकर अब बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वो झटके से उसके हाथ से पेन फेंकते हुए, आर यू आउट ऑफ योर माइंड सरजी? मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ। क्या सच में तुम पागल हो चुके हो जो तुम्हें मेरी बातें समझ में नहीं आ रही? तभी सरजी टोनी का कॉलर पकड़कर उसे जलती आंखों से घूरते हुए, हाँ, मैं पागल हो चुका हूँ। पागल से कहीं ज़्यादा। मैं एक साइको हूँ। जानते हो ना, आज से 10 साल पहले जिस लेडी डॉक्टर ने मेरी रिपोर्ट में मुझे साइको बताया था, उसके साथ मैंने क्या किया था? अगले दिन उसके छोटे छोटे टुकड़े गंदे नाले में तैरते हुए मिले थे। क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी हालत भी वही करूं? बोलो, चाहते हो? सर जी कोई गली का गुंडा नहीं, इस क्राइम वर्ल्ड का ब्रांड है, जिसकी एक आवाज़ पर तुम अभी के अभी जमीन में जिंदा दफना दिए जा सकते हो। सरजी का गुस्सा देखकर टोनी की अब हालत खराब हो चुकी थी।
आखिर सरजी ने जो कहा वो सच ही तो था। 10 साल पहले सरजी जिस डॉक्टर से अपना इलाज करा रहा था, उसने लास्ट में उसे साइको डिक्लेयर कर दिया और उसका केस छोड़ दिया था। अगले दिन उस डॉक्टर के 180 टुकड़े गटर में बहते मिले थे। उसके हाथ पर बने एक टैटू से उसकी पहचान हुई थी। सरजी की यह पहली हैवानियत नहीं थी। इससे पहले भी उसने हैवानियत की कई हदें पार की थी। जिसका आंखों देखा गवाह टोनी था। टोनी धीरे से सरजी से खुद को छुड़ाते हुए, आई एम सॉरी सरजी, ऐसा दोबारा नहीं होगा। अब क्या तुम शांत होकर बता सकते हो कि यह सब तुमने क्यों किया? टोनी के इतना कहते ही सरजी फिर से नॉर्मल होकर सोफे पर बैठ जाता है और उसी इत्मीनान के साथ टोनी को देखते हुए, हाँ राजा को मैंने मरवाया है और मरवाया इसलिए है क्योंकि उसका जीवन काल यहीं तक था। वो इस दुनिया में मेरे लिए आया था। मेरा काम हो गया। उसी के साथ उसके जीने का मकसद भी खत्म हो गया था। इसलिए वो जहाँ से आया था मैंने उसे वहीं पहुंचा दिया। वैसे भी वो किसी काम का नहीं था। एक लड़की को मार नहीं पाया। वो साला हरामखोर राजा हराम का खा रहा था सिर्फ। उसके जरिए कोई मुझ तक पहुंचे, इससे उसका मर जाना ही अच्छा था। मैं इस काली दुनिया का वो चेहरा हूँ जो लोगों के सामने आ गया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। वो सब जिस रास्ते जा रहे हैं, जाने दो उन्हें। वो किसी भी जन्म में मुझ तक पहुंच नहीं पाएंगे। बस नजर रखो उस लड़की पर। और उस लड़के का क्या नाम है? उसका ध्यान करना, टोनी बीच में ही कहता है। सर जी, हाँ रिहान करना। आजकल बहुत चिपक रहा है उसे। मौत, सबकी मौत एक साथ आएगी। मरेंगे, सब मरेंगे। टोनी भी अब मुस्कुराते हुए, चलो तुम जो कर रहे हो सोच समझ कर ही कर रहे होगे। बस इतना याद रखना, हम दोनों कभी किसी के सामने नहीं आने चाहिए। वैसे हाँ, उन लड़कियों का क्या हुआ? उन्हें एक्सपोर्ट करना है? दुबई से बहुत कॉल आ रहे हैं मेरे पास। क्या जवाब दूं उन्हें? सरजी हंसते हुए, हाँ बोल दो उन्हें। टोनी हैरानी से, पर उसमें 2 लड़कियां कम है। हाँ कैसे कह दूं? सरजी उसे घूर कर, सरजी हमेशा दूसरों से ज्यादा खुद पर भरोसा करता है। ट्रैफिक में 2 बच्चियां भीख मांगने आई थी मेरे पास। मैं तो उनसे भी ज्यादा गरीब हूँ, इसलिए उठा लिया उन्हें। अब वो दुबई में बेची जाएंगी। मुझे उससे पैसा मिलेगा, तभी तो मेरे घर दाल रोटी बनेगी। वैसे भी दोनों सिर्फ 8 साल की हैं। मुझे उन पर बहुत दया आ गई थी। मैं किसी लड़की को भीख मांगकर उसकी जवानी बर्बाद होते कैसे देख सकता हूँ? हाँ हाँ, यह कहकर वो किसी शैतान की तरह हंसने लगता है। टोनी उसके हाथ में बियर का बोतल देकर, अब पार्टी करनी तो बनती है। हाँ हाँ, दोनों एक साथ बियर को चैस करके किसी शैतान की तरह हंसने लगे। इधर चल, अब चुपचाप बता कि मेरी बीवी के साथ कहाँ गया था तू? चल क्या रहा है तेरे इस छोटे से दिमाग में? अगर तूने कुछ भी उल्टा सीधा किया तो मैं तुझे कॉलेज की तरह अभी भी उल्टा लटका कर मारूंगा। समझा? या तुझे करके बताऊं? अधिकार रेहान की कॉलर पकड़कर उस पर चिल्ला रहा था। रेहान अपना कॉलर अधिकार के हाथ से छुड़ाते हुए, अबे साले कालिया, तू कितना बड़ा फरेबी है। अपनी बीवी के सामने डायलॉग मारकर उसे इम्प्रेस कर रहा था, और अब यहाँ मुझे कमरे में लाकर एहसास जी को काफी बनाने के लिए किचन में भेजकर मुझे मार रहा है। तू रुक, मैं चिल्लाता हूँ और बताता हूँ तेरी असलियत एहसास जी को। वो भी तो देखें कि तू कितना बड़ा चिंदी चोर कालिया कुमार है। एहसास जी, अरे ओ एहसास जी, यह कहकर रेहान चिल्लाने लगता है। अधिकार उसके करीब और जाकर, चिल्ला चिल्ला और चिल्ला लड़कियों की तरह, बता दे कि तो बॉय नहीं गर्ल है, छोटा भीम। सॉरी सॉरी, छोटा भीम नहीं, उसकी सहेली छुटकी। हाँ हाँ, यह कहकर अधिकार हंसने लगता है। रेहान चिल्लाते हुए, चुप कर चिंदी कालिया, लड़की होगा तू, मैं मर्द हूँ मर्द। अधिकार उसकी बात सुनकर अपना जूता रेहान के जूते पर रखकर उसे प्रेस करते हुए, तब तो तुझे दर्द भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि मर्द को दर्द नहीं होता। रेहान बेचारा अपने दर्द को किसी तरह कंट्रोल करते हुए, उसे खुद से दूर करने की कोशिश करते हुए अधिकार के पीछे देखता है, जहाँ बेड पर आराम से पसर कर बसल सेब खाते हुए टीवी देख रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो वहाँ हो ही ना, उसे किसी से मतलब ही ना हो। रेहान चिल्लाते हुए, अबे साले ढोलू बोलू, निर्मा कहीं के, छुड़ा मुझे अपने कालिया से। क्या वहां गधे की तरह चल रहा है? इधर आ। बसल ये सुनकर भी बिना उसकी तरफ देखे रेहान को हाथ से चुप रहने का इशारा करता है। रेहान उसके इस बिहेवियर को देखकर खींचते हुए, साले निर्मा कालिया का चमचा, तुझसे कुछ उम्मीद करना ही बेकार है। मुझे इस कालिया से निपटना होगा।
यह कहकर अब रियान भी कसकर अधिकार की शर्ट का कॉलर पकड़ लेता है। इधर कुछ देर बाद बस्सल सेब की आखिरी बाइट लेकर रिमोट से टीवी बंद करके अपने बगल में देखता है। बस्सल हैरानी से, ये अभी तो अधिकार और रियान यहीं थे, कहाँ गए दोनों? मुझे यहाँ छोड़कर? हद है, 2 मिनट रुक नहीं सकते थे? मैं तो अपना फेवरेट कार्टून देख रहा था, टॉम एंड जेरी। यह कहते हुए वो बेड से नीचे उतरने लगा। जैसे ही उसके पैर जमीन पर पड़े, उसकी चीख निकल गई। अधिकार और रेहान दोनों जमीन पर थे। दोनों ही एक दूसरे को जकड़े हुए थे। कभी अधिकार नीचे हो रहा था तो कभी रेहान। दोनों किसी छोटे बच्चे की तरह एक दूसरे से लड़ रहे थे। बसल दोनों हाथ अपने मुंह पर रखकर, हे भगवान, क्या कर रहे हो तुम दोनों? क्या तुम कलर्स पर एकता कपूर का नागिन शो देख रहे थे, जो नाग नागिन की तरह एक दूसरे से लिपटे हुए हो? इतनी मोहब्बत तुम दोनों में कब से हो गई यार? मुझे कुछ पता भी नहीं चलने दिया। रेहान अपने एक हाथ से बसल के पैर पर मुक्का मारते हुए, साला पूरा रामायण इस गधे के सामने खत्म हो गया और ये अब पूछ रहा है कि द्रौपदी किसकी बीवी थी। ये कहकर वो अधिकार से छूटकर दूर होकर खड़ा हो गया। बसल भी उसके कंधे पर एक मुक्का मारते हुए, गधा होगा तू, द्रौपदी रामायण में नहीं, श्रीमद् भगवत गीता में थी, पागल, यह भी नहीं जानता। यह कहकर वो मुंह पर हाथ रखकर छोटे बच्चे की तरह हंसने लगता है। उसकी बात सुनकर अधिकार, जो खड़े होकर अपनी शर्ट सही कर रहा था, वो अपने एक हाथ से रेहान के सर पर और एक हाथ से बसल के सर पर एक मुक्का मारते हुए, मूर्खों के कबीले के बचे आखिरी 2 नमूनों, वो महाभारत है जिसमें द्रौपदी थी। उसकी बात सुनते ही रेहान और बसल एक दूसरे की तरफ देखकर एक साथ आथू। अधिकार फिर से रेहान को घूरने लगता है। रेहान उसे अपनी तरफ देखता पाकर, अबे कालिया, बसकर मुझे घूरना। तेरे घूरने से मेरे पेट में दर्द होने लगता है। मैं सच में एहसास जी से रास्ते में मिला था। वो अकेली थी, इसलिए उन्हें छोड़ने चला आया। तू बिना बात के मेरा और अपना खून मत जला। अधिकार उसकी बात सुनकर बिना कुछ बोले सोफे पर बैठकर उसे फिर से घूरने लगता है। बसल उसे रेहान को घूरते देख, अगर घूरने का भी टैक्स लगा होता ना, तो अधिकार अब तक टैक्स देने में नंबर 1 पर होता। ये जितना लोगों को घूरता है ना, उतना तो बस स्टैंड पर लड़के भी लड़कियों को नहीं घूरते। सही कहा ना मैंने? ये कहकर वो रेहान से हाई फाई करने लगा। अधिकार अब बसल को घूर कर, घूरने का टैक्स होना तो तुम्हारे हंसने का भी मैं टैक्स जरूर लगाता, पता है ना, या भूल गए? अधिकार की बात सुनते ही बसल को वो दिन याद आ जाता है जब रेस्टोरेंट में एहसास की बात पर वो हंस रहा था और अधिकार ने उसकी आधी सैलरी काट दी थी। बसल को ये याद करके ही मुंह बन जाता है। वो जल्दी से भागकर अधिकार के पास जाकर, सॉरी बॉस, मैं तो इस रेहान पर हंस रहा था, इसे देखते ही मुझे हंसी आने लगती है। वाट ए फनी गाय। यह कहकर वो बनावटी हंसी हंसने लगा। रेहान उसे हंसते देखकर अपने मन में, दल बदलू निरमा साला, तुझे ना वॉशिंग मशीन में अपने गंदे मोजों के साथ डाल कर ना धोया तो मेरा नाम रेहान करना नहीं। यह कहकर वो भी हंसने लगता है। किस बात पर इतनी हंसी आ रही है आप सबको? यह कहते हुए हाथ में कॉफी का ट्रे लेकर एहसास आती है। उसके साथ पल्लू बुआ भी थी। पल्लू बुआ को देखते ही रेहान भागते हुए, बुआ बुआ, यह कहते हुए रेहान पल्लू बुआ के गले लग जाता है। पल्लू बुआ भी उसका सर सहलाते हुए, अरे मेरा बच्चा, कैसा है तू? तू तो अपनी पल्लू बुआ को भूल ही गया था। बहुत नाराज हूँ तुझसे। रेहान पल्लू बुआ से अलग होकर उनके गाल खींचते हुए, बुआ, अरे मेरी प्यारी बुआ, सॉरी ना, वैसे मैंने आपको बहुत मिस किया। सच्ची बुआ, देखो, आज आपसे मिलने यहाँ इतनी रात में आया हूँ। बुआ उसकी बात सुनकर उसकी बलैया लेते हुए, अरे मेरा प्यारा बच्चा, कितना प्यार करता है मुझसे। चल अच्छा, मेरी बहू ने कॉफी बनाई है, पी ले, वरना ठंडी हो जाएगी। उनकी बात सुनकर एहसास सबको कॉफी सर्व करने लगती है। बसल अधिकार के कान में, ये रेहान कितना कमीना है यार, देख कैसे पलटी मार दिया बुआ के सामने। बुलाया तूने और कह रहा है कि बुआ से मिलने आया है। इसको तू ना कमरे में उल्टा लटका के ही मारियो। ये कहकर वो अधिकार के कंधे पर हाथ रखकर रेहान को घूरने लगता है। तुम खुद उससे कम नहीं हो। उसका यह ट्रीटमेंट एक बार तुम पर भी आजमाना पड़ेगा। लगता है इसके साथ साथ तुम्हें भी लटकाना पड़ेगा। अधिकार उसे घूरते हुए कहता है। बसल उसकी तरफ बेचारा सा मुंह बनाकर, यार मैंने क्या किया? अधिकार उसकी बात सुनकर अपने कंधे की तरफ देखने लगता है जिस पर बसल ने हाथ रखा हुआ था। बसल उसका इशारा समझते ही कूदकर खड़ा हो जाता है और एहसास के पीछे छिप जाता है। एहसास उसे अधिकार से डरते देख, मिस्टर हक, बसल जी को डराना बंद करिए, चुपचाप कॉफी पीजिए, वरना ठंडी हो जाएगी।
अधिकार उसकी बात सुनते ही कॉफी मग उठाकर कॉफी पीने लगता है। वहीं बस्सल ये देखकर फिर से बेड पर पसरते हुए, हाय हाय मजा आ गया, मेरे बॉस पर अब बिग बॉस का असर होने लगा है, यह कहकर वो हंसने लगता है। रियान भी हंसते हुए, एहसास जी ये कालिया ना सबकी बातें जल्दी मानता नहीं है। आपने इसको किसी दिन कूट बूट तो नहीं दिया जो ये इतना सुधर गया? हा हा। ये कहकर वो भी हंसते हुए बस्सल से हाई फाई करता है। एहसास तो उसकी बात सुनकर शर्मा जाती है। वहीं अधिकार ना जाने क्यों एहसास को बस पल के झपकाए बिना देखने लगता है। तभी बुआ रियान की शर्ट को देखकर, रियान ये तुम्हारे और अधिकार के शर्ट ऐसे क्यों है, जैसे इनका आपस में युद्ध हुआ हो। यह सुनते ही अधिकार और रियान के कान खड़े हो जाते हैं। बस्सल चहकते हुए, अरे बुआ क्या ही बताऊं, आज बड़ा अफसोस है मुझे। मैंने टीवी पर टॉम एंड जेरी देखकर असली वाला शो मिस कर ही दिया। वैसे जितना देखा वही मजेदार था, आप होती तो मजा ही आ जाता। ये दोनों आज भी बच्चों की तरह डिसुम डिसुम करते हैं। आज तो एहसास के बसल कुछ और बोलता तब तक अधिकार और रियान एक साथ उसके मुंह पर हाथ रखकर उसे दबा देते हैं। एहसास और पल्लू बुआ हैरानी से उन्हें देखती रहती हैं। एहसास अधिकार को घूरते हुए, मिस्टर हक बसल जी क्या कह रहे थे, आप लड़ाई कर रहे थे? अधिकार एहसास को खुद को घूरते देख, मिस आज क्या देख रही हैं, ये बकवास कर रहा है बस, आपको सोचिए मत, मैं ये सब नहीं करता। रियान भी पल्लू बुआ को देखकर, बुआ आप तो जानती हैं इसके दिमाग का स्क्रू बचपन से ढीला है, आप इसकी बात पर ध्यान मत दीजिए, हमारे बीच कुछ नहीं हुआ है, हम बस खेल रहे थे। अधिकार भी उसकी बात में हामी से हिला देता है। वहीं बसल अपने हाथ पर मारते हुए बस सबको इशारे में बताया जा रहा था कि दोनों झूठ बोल रहे हैं। एहसास और पल्लू बुआ उसका इशारा समझ भी जाती हैं। एहसास तो ये समझ भी चुकी थी कि आज की लड़ाई उसी की वजह से हुई होगी, इसलिए उसे और ज्यादा गुस्सा आ जाता है। एहसास अधिकार और रियान को ऊपर से नीचे देखकर, उनका पता नहीं पर आप दोनों का स्क्रू जरूर ढीला हो चुका है। अधिकार एहसास को घूर कर, व्हाट? एहसास ट्रे को मेज पर पटकते हुए, व्हाट नहीं थॉट, अभी अभी मैंने सोचा है कि आज रात आप तीनों एक साथ खेलें। खिलौनों की कमी होगी तो बताइएगा, मैं ले आऊंगी, ओके? मैं और बुआ जा रहे हैं, आप तीनों आज रात एक साथ ही रहेंगे, यही आपकी पनिशमेंट है। पल्लू बुआ भी अपनी कमर पर हाथ रखकर, तुम दोनों ने आज भी लड़ाई की है, इतने बड़े हो गए हो, खंबे की तरह शर्म नहीं आती छोटे बच्चों की तरह लड़ते हुए? अब आज तीनों अपनी अपनी लड़ाई निपटाकर ही सुबह कमरे से बाहर आ पाओगे। हाँ, यह कहकर वो एहसास का हाथ पकड़कर बाहर चली जाती हैं और बाहर से दरवाजा बंद कर देती हैं। इधर अधिकार और रियान बस आंखें फाड़े उन्हें देखने लगते हैं। उनके जाते ही बस्सल भागकर दरवाजा पीटते हुए, अरे कोई मुझे भी ले चलो, मैं नहीं लड़ता किसी से, इन दोनों जालिमों के साथ नहीं रहना मुझे, ये मार डालेंगे बेचारे बच्चे को। अरे कोई तो खोलो दरवाजा, निकालो मुझे यहाँ से, सुबह मैं किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहूंगा। अम्मा अम्मा, ये कहकर वो बच्चों की तरह चिल्लाने लगता है। तभी उसकी नज़र अधिकार और रियान पर पड़ती है, जो उसे खा जाने वाली नजरों से देख रहे थे। उसे समझ आ चुका था कि आज उसका बचना मुश्किल है। वो कोने में चिपकते हुए, दरिंदों हाथ मत लगाना मुझे, हाथ जोड़कर माफी मांगता हूँ, दोबारा ऐसा नहीं करूँगा। मेरी अभी शादी भी नहीं हुई है, मेरे बाल बच्चों का मेरे बिना क्या होगा, दुष्टो रहम करो मेरे ऊपर। रेहान अपने दांत पीसते हुए, आज तुझे भगवान भी नहीं बचा पाएगा, अब तू शादी का इरादा तो भूल ही जा, कुंवारा ही मरेगा तू। यह कहकर वो लाइट ऑफ कर देता है। अंधेरा होने की वजह से कुछ दिख नहीं रहा था, सिर्फ आवाजें आ रही थी, बस्सल के चिल्लाने की। अगली सुबह, बेटा तू क्यों काम कर रही है किचन में, सर्वेंट कहाँ गए सारे? पल्लू बुआ किचन में आते हुए कहती हैं। एहसास जो कि कुछ काम कर रही थी, वो बुआ की तरफ देखकर, कुछ नहीं बुआ, बस सबके लिए नाश्ता बना रही हूँ, सारे सर्वेंट स्नेहा आंटी के कमरे में गए हैं, उन्होंने बुलाया था सबको। पल्लू बुआ हैरानी से, इस सफेद बिल्ली मॉडर्न बहुरिया को पता नहीं कौन सा नया झटका लगा होगा, कुछ खुरापात सोचा होगा, तभी उन सर्वेंट को बुलाया है, जिनसे सीधे मुंह बात भी नहीं करती। खैर बेटा तू ये सब छोड़ और जा उन नालायकों को देख कि वो उठे भी हैं या नहीं, ना उठे हों तो जाकर तीनों को जगा दे। एहसास उनकी बात सुनते ही मुस्कुराते हुए, सफेद बिल्ली मॉडर्न बहुरिया, बुआ अपने आंटी का ऐसा नाम निकाला है कि वो सुन लेगी तो पागल हो जाएंगी, वैसे ये अद्भुत नाम कैसे सूझा आपको? ये कहकर वो हंसने लगी। पल्लू बुआ भी हंसते हुए, अरे मैं उससे कोई डरती थोड़ी हूँ, वो है ही ऐसी, एक तो उसकी गोरी चमड़ी, ऊपर से पार्लर में जाकर
और सफ़ेद चूने की पुताई करा लेती है। फिर छोटे छोटे फटे चिटे भिखारियों जैसे कपड़े पहनकर मटकते मटकते अपनी किटी पार्टी में चली जाती है। यहाँ उसके जैसी और भिखारिन जो रहती हैं, मैं कुछ बोलती हूँ तो 10 तरीके से मुंह बनाकर कहती है कि बुआ जी, मैं आजकल की मॉडर्न माँ हूँ। मैं साड़ी पहनकर सारा दिन किचन में खड़ी नहीं रह सकती। मुझे काम करके बहुत ज़्यादा थकान महसूस होती है। इन मॉडर्न लोगों को काम करते थकान महसूस होती है और पार्टी में जाकर तांडव करते हुए कुछ महसूस नहीं होता। बस उसकी यही सब करतूतें देखकर मैं उसे सफ़ेद बिल्ली, मॉडर्न बहुरिया कहती हूँ। ये कहकर वो भी हंसने लगती हैं। एहसास भी हाथ धोते हुए, आप बीना बुआ बहुत कमाल है। अच्छा, अब मैं ऊपर कमरे में जाती हूँ। पल्लू बुआ, हाँ जाओ जाओ, मैं इधर देख लेती हूँ। एहसास तुरंत ऊपर की तरफ भागती है। एहसास जैसे ही कमरे का दरवाजा खोलती है, उसकी हंसी छूट जाती है। अंदर का नजारा ही कुछ ऐसा था। बेड पर सबसे किनारे अधिकार पेट के बल लेटा था। उसके पैर के पास रेहान उसका पैर पकड़कर उससे ऐसे चिपका हुआ था जैसे वो उसकी बीवी हो। वहीं रेहान और अधिकार के ऊपर बसल अपनी टांगे फैलाए खर्राटे ले रहा था। तीनों इतने बेतरतीब तरीके से लेटे थे जैसे वो घर नहीं, गोवा के बीच पर हों, और वो तीनों लड़के नहीं, कोई हॉट मॉडल्स हों। एहसास की तो हंसी ही नहीं रुक रही थी। तभी उसकी नज़र अधिकार के ऊपर पड़ी। उसे देखते ही जैसे उसकी नज़र बस वहीं रुक गई हो। एहसास को अधिकार के अलावा अब कुछ नज़र नहीं आ रहा था। वो सोते हुए ऐसे लग रहा था जैसे कोई मासूम छोटा सा बच्चा सो रहा हो, हमेशा गुस्से में रहने वाला, सबको घूरने वाला और रखड़ू। वो लग ही नहीं रहा था कि अधिकार है। इतनी शांति, इतना सुकून था उसके चेहरे पर कि एहसास कब उसके पास आकर जमीन पर बैठ गई उसे भी नहीं पता चला। वो बस बिना पलके झपकाए उसे देखे जा रही थी। भाई, अपने मासूम से पति को सुबह सुबह ऐसी गंदी नजरों से देखते हुए आपको शर्म नहीं आ रही? अधिकार आंखें बंद किए हुए कहता है। एहसास उसकी बात सुनते ही चौंक कर इधर उधर देखने लगती है। वो बड़बड़ाते हुए, क्या अभी मिस्टर हक ने कुछ कहा मुझसे? ये तो सो रहे हैं, फिर मुझे क्या सुनाई दिया? क्या मेरे कान बज रहे हैं? यह कहकर वो आसपास देखने के लिए उठने लगी। तभी अधिकार उसे नीचे अपनी तरफ खींच लेता है। अब एहसास और अधिकार एक दूसरे के बहुत करीब थे। अधिकार की गर्म सांसें एहसास को अपने चेहरे पर साफ महसूस हो रही थी। एहसास हकी बक्की सी अपनी छोटी छोटी आंखों से अधिकार को बस एकटक देखने लगी। वहीं अधिकार अपने होठों को गोल करते हुए एहसास के चेहरे पर फूंक मारकर उसके बाल साइड करते हुए, हम लीगली हस्बैंड वाइफ हैं, आप मुझे घूर सकती हैं, पर ऐसे सबके सामने नहीं। कोई देखेगा तो क्या कहेगा? हम दोनों सो रहे हैं, हमें कुछ दिखाई और सुनाई नहीं दे रहा है। तू लगा रहे। रेहान और बसल अपनी आंखें बंद किए हुए ही एक साथ कहते हैं। दोनों की आवाज़ सुनते ही अधिकार और एहसास सक पकाकर अलग हो जाते हैं। एहसास तो नजरें चुराने लगती है। अधिकार उठते हुए, सॉरी, मैं बस। तभी एहसास अधिकार की तरफ बिना देखे ही बीच में, वो मिस्टर हक, आप सबको बुआ जी बुला रही हैं नाश्ते के लिए। मैं बस जगाने आई थी आप सबको। अब मैं जा रही हूँ। ये कहकर वो तेजी से बाहर की तरफ भाग जाती है। उसके जाते ही अधिकार अपने पैरों से ही बसल और रियान को एक एक लात मारता है। दोनों पलटी खाकर धड़ाम से नीचे गिरते हैं। दोनों की नींद पल भर में गायब हो जाती है। वहीं अधिकार उन दोनों को घूरते हुए बेड से उठकर अपने कपड़े सही करने लगता है। इधर रियान और बसल अपनी कमर सहलाते हुए किसी तरह खड़े होते हैं। रियान चिल्लाते हुए, तू कितना बड़ा चिंदी चोर है। रात की लड़ाई कम थी क्या, जो सुबह भी एक डोज दे दिया? मेहमानों को लोग सुबह सुबह कॉफ़ी चाय पिलाते हैं, यह मेहमान नवाजी करने के बजाय लात खिला रहा है। कालिया कहीं का। बसल भी मुंह बनाकर अपनी कमर सहलाते हुए, वाह वाह, ये अच्छा है बॉस आपका। बीवी के साथ रोमांटिक सीन करने को ना मिले तो बेचारे मासूम बच्चों के साथ एक्शन सीन ही कर लो। सूमो पहलवान जैसे इन पैरों से दो छोटे बच्चों को सुबह सुबह लात मारते हुए शर्म नहीं आती किसी को? जाओ, मुझे नहीं रहना है यहाँ, मैं जा रहा हूँ। यह कहकर वो हाथ पैर पटकते हुए चला गया वहां से। रेहान भी उसके पीछे पीछे चला गया। इधर उनके जाते ही अधिकार मुस्कुराते हुए, पागल। डाइनिंग टेबल पर सभी लोग नाश्ता कर रहे थे। बसल और रेहान के एक साथ होने पर भी वहाँ शांति थी, क्योंकि दोनों स्नेहा जी से थोड़ा डरते थे। वहाँ खामोशी पसरी हुई थी। तभी अतुल जी बसल की तरफ देखकर, बसल बेटा, तुम्हारी आंखों को क्या हुआ? चोट लगी है क्या? तुम्हारे गाल भी लाल हैं। यह सुनते ही बसल घूर कर
अधिकार और रियान की तरफ देखता है। अधिकार तो उसे इग्नोर करके नाश्ता करने लगता है, पर बसल अपनी आदत से मजबूर दांत दिखाने लगता है। रियान हंसते हुए, अंकल इसने रात में काफी एक्शन सीन देखे हैं। ऊपर से मच्छर भी बेचारे को तंग कर रहे थे। बहुत बुरी तरह से काटा है ना। यह कहकर रियान बसल की तरफ देखकर हंसने लगता है। इधर एहसास और पल्लू बुआ भी मंद मंद मुस्कुराने लगती हैं। बसल रियान को घूर कर, हाँ अंकल, दो बड़े बड़े बदमाश मच्छरों ने कल बहुत तंग किया है मुझे। जिस दिन दोनों मेरे हाथ आए मसल कर रख दूंगा। चटनी बनाऊंगा उनकी और पराठे में लगाकर खाऊंगा। यह सुनते ही अधिकार और रियान ने एक साथ उसे आंखें दिखाते हुए हाथ में लिया कांटा छुरी उसकी तरफ कर देते हैं। वहीं अतुल जी उसकी बात पर हंसते हुए, पागल लड़का, मैं प्रेस कंट्रोल करवा लूंगा, तुम्हें यह सब करने की क्या जरूरत है। वहीं बसल उन दोनों को देखकर थोड़ा डर जाता है। वो थूक गटकते हुए, रहने दीजिए अंकल, कुछ मत करिए। उन अक्षरों में आखिर मेरा ही खून दौड़ रहा है। सब भाई है मेरे। यह सब तो चलता रहता है। बेचारे कहाँ जाएंगे, रहने दीजिए, मैं ही आदत डाल लूंगा। यह कहकर वो दोनों से नजर चुराकर नाश्ता करने लगता है। वहीं अधिकार और रियान मुस्कुरा उठते हैं। अतुल जी तो उसकी बात समझ नहीं पाते, इसलिए इग्नोर कर देते हैं। पर एहसास और पल्लू बुआ किसी तरह अपनी हंसी कंट्रोल करने लगती हैं। फिर वहाँ सब शांत हो जाते हैं और नाश्ता करने लगते हैं। वहीं स्नेहा जी बहुत देर से सबको बस घूरे जा रही थी। वहीं पल्लू बुआ काफी देर से स्नेहा को सबको घूरते देख रही थी। बहुरिया, नाश्ता तो तेरे सामने भी रखा है, फिर सबकी थाली घूर घूर कर काहे सबके पेट में दर्द करना चाहती है। कहीं ऐसा तो नहीं कि स्कैन कर रही है कि खाने में जहर वहर डालकर हम तुझे निपटा ना दें। माँ खामोशी को तोड़ते हुए पल्लू बुआ एक जबरदस्त डायलॉग मारती हैं, जिसे सुनते ही अधिकार के अलावा बाकी सब हंस पड़ते हैं और सबको हंसता देख के स्नेहा का मुंह बन जाता है। स्नेहा गुस्से से अपनी आंखें बड़ी करते हुए, मैं किसी को घूर नहीं रही बुआ जी, बल्कि ये देख रही हूँ कि मैं आप सबके लिए कितनी इम्पोर्टेंट हूँ। अतुल जी हैरानी से, ये सब क्या बोल रही हो? किसी ने कुछ कहा है क्या तुमसे? जो भी है खुलकर बोलो ना। बाकी सब हैरानी से कभी अतुल जी की तरफ देखते तो कभी स्नेहा जी की तरफ। स्नेहा जी गुस्से से अपने सामने रखी थाली जोर से आगे की तरफ सरकाते हुए, आप तो चुप ही करिए। अतुल, आपको तो मुझसे, मेरी बेटी से कोई फर्क नहीं पड़ता। हम तो इस फैमिली में है ही नहीं कुछ। स्नेहा जी की बात सुनकर सब बहुत सीरियस हो गए। पल्लू बुआ उठकर स्नेहा के पास आकर, बहू सिर्फ गुस्सा निकालती रहोगी तो कैसे चलेगा? कुछ हुआ है? किसी ने कुछ कहा है? कुछ बुरा लगा है तुझे तो हमसे बता ना। अब बोल, क्या हुआ है? किस बात को लेकर तू ये सब सोच रही है? स्नेहा भी झिड़कते हुए दूर खड़ी होकर, गुस्सा ना करूं तो क्या करूं? आज मेरा बर्थडे है, किसी को याद भी है ये? किसी को क्या, मेरे पति को भी नहीं याद है। सिर्फ मेरी बेटी आस्था नहीं भूली, उसने सुबह सुबह वीडियो कॉल किया, मुझसे बात की उसने। और जो यहाँ है उनमें से किसी को याद भी नहीं। जिसे याद है वो मेरे साथ ही नहीं। आप लोगों के लिए मैं कुछ हूँ ही नहीं। सिर्फ अधिकार, बस अधिकार और अब एहसास, इन दो नामों के अलावा किसी को कुछ याद भी रहता है? मैं, मेरी बेटी मरे या जिए, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। बस ये दोनों सही सलामत रहें। किसी को क्या चाहिए इसके अलावा? मुझे मेरा बर्थडे सेलिब्रेट करने का कोई शौक नहीं है, लेकिन सोसाइटी में मेरी एक रेपुटेशन है। मेरी किटी पार्टी की मेंबर्स मेरे बारे में क्या सोचेंगे कि अतुल सिंघानिया की वाइफ स्नेहा सिंघानिया का बर्थडे ही किसी को याद नहीं। छोटी छोटी बातों को सेलिब्रेट करने वाले घर में स्नेहा सिंघानिया के बर्थडे का कोई जिक्र ही नहीं। आप लोगों को तो कुछ दिखता ही नहीं है, पर मुझे दिखता है सब कुछ। बस अधिकार एहसास, अधिकार एहसास, बस। बस भी करो स्नेहा, इन सबके बीच में इन दोनों को लाने की कोई जरूरत नहीं है, समझी? अतुल जी टेबल पर हाथ पटकते हुए उठकर कहते हैं, हेलो मैम, हेलो सर। तभी पीछे से एक आवाज आती है। सब पलटकर एक साथ आवाज की तरफ देखते हैं। सामने सूट बूट में एक आदमी खड़ा था और उसके पीछे कुछ लड़के खड़े थे। सबसे आगे खड़ा वो आदमी, मिस्टर अधिकार सिंघानिया आप ही हैं? उसकी बात सुनते ही अधिकार आगे आकर उससे हाथ मिलाते हुए, यस, मैं ही हूँ अधिकार सिंघानिया। वो आदमी मुस्कुराते हुए, सॉरी सर, आने में लेट हो गया। मेरा नाम रॉकी है। आप बताइए कहाँ डेकोरेशन करनी है? आप मुझे सब कुछ देखकर बता दीजिए। मेरे बॉयज रेडी हैं, वो सब कुछ आपके अकॉर्डिंग कर देंगे। अधिकार स्नेहा जी की तरफ इशारा करके, आपको जो पूछना है इनसे पूछ लीजिए। इनकी ही सालगिरह है,
सब कुछ इनके हिसाब से ही होगा। ये कहते हुए वो बिना किसी से कुछ कहे ऊपर अपने कमरे की तरफ चला जाता है। सब बस उसे देखते रहते हैं। रॉकी स्नेहा जी की तरफ देखकर, मैम फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी बर्थडे। सर ने तो रात में ही कॉल कर दिया था जल्दी आने के लिए, बट हम किसी काम में फंस गए इसलिए जल्दी नहीं आ पाए। आप हमें अपनी पसंद नापसंद बता दीजिए, हम सब कुछ बहुत जल्दी कर देंगे। आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। यह कहकर वो उनकी तरफ देखने लगता है, पर स्नेहा जी के मुंह से जैसे आवाज ही नहीं निकलती। एहसास आगे आकर, आप सब गेस्ट रूम में चलिए, वहीं आप सबको सब कुछ बता दिया जाएगा। यह कहकर वो आंखों से इशारा करके बसल को उनके साथ जाने को कहती है। बसल और रियान तुरंत उनके साथ गेस्ट रूम की तरफ निकल जाते हैं। उधर उनके जाते ही पल्लू हुआ, बहू लानत है तेरे माँ होने पर, तू कभी अपने बच्चों का दिल समझ ही नहीं पाई। माँ के बाद मौसी ही होती है जो उसे माँ जैसा प्यार दे सकती है, इसलिए मौसी का मतलब होता है माँ जैसी। पर तू तू तो उसे मासी का भी प्यार नहीं देती, सिवाय उसे गलत बोलने के तूने कभी उसे प्यार से बुलाया भी नहीं है, और वो बिना बताए तेरे लिए सब कुछ कर देता है। रही बात एहसास की, तो वो अभी अभी आई है, उसे क्या पता ये सब। तूने उसे भी घसीट ही दिया इन सब में। पूरे घर में तेरी बेटी के बाद तेरे उस सौतेले ही सही, पर बेटे को ही याद था। पर तू अब नहीं बोलेगी कि तेरा बेटा भी तुझे प्यार करता है। सच कहते हैं सब, सौतेली माँ सौतेली रहती है, भले ही वो उससे पहले उसकी मौसी ही क्यों ना रही हो। यह कहकर वो तेजी से वहां से चली जाती हैं। उनके जाते ही स्नेहा की आंखें नम हो जाती हैं। वो अतुल जी की तरफ देखती है, पर वो भी उससे मुंह फेर कर बाहर की तरफ चले जाते हैं। स्नेहा बस ऊपर अधिकार के कमरे की तरफ देखती रहती है। यहाँ ऊपर अपने कमरे की बालकनी में अधिकार हाथ में एक बॉक्स लिए एकटक ऊपर आसमान की तरफ देख रहा था। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? एहसास अधिकार के कंधे पर हाथ रखकर कहती है। अधिकार चौंक कर एहसास की तरफ देखता है। अधिकार की आंखें नम थी। एहसास उसकी आंखों में नमी देखकर बहुत परेशान हो जाती है। एहसास उसके सामने बैठकर, मिस्टर हक क्या हुआ आपको? आप रो रहे हैं क्या? बोलिए क्या हुआ? अधिकार उससे मुंह फेरते हुए, मिस हास मैं रो नहीं रहा, आंख में कुछ चला गया होगा। एहसास झटके से अधिकार का चेहरा अपनी तरफ करके, मिस्टर रकड़ू मुझसे बातें मत बनाइए, हम तो दोस्त हैं ना। अब तो अपनी प्रॉब्लम मुझसे शेयर करिए ना, ऐसे चुप मत रहिए और बोलिए क्या हुआ है आपको। नीचे जो हुआ उसकी वजह से परेशान है आप, वही सब सोच रहे हैं ना। इतना सुनते ही अधिकार एहसास के गले लग जाता है और सिसकने लगता है। एहसास तो डर जाती है, साथ साथ उसकी आंखें नम हो उठती हैं। पता नहीं क्यों पर वो अधिकार को रोते हुए देख नहीं पाती है। वो अधिकार की पीठ सहलाते हुए, मिस्टर हक प्लीज रोना बंद करिए और हमें बताइए ना क्या हुआ। प्लीज मिस्टर हक, देखिए मुझे डर लग रहा है, प्लीज कुछ तो बोलिए। उसकी बात सुनते ही अधिकार सिसकते हुए, मिस हास मैं इतना बुरा हूँ कि कोई मुझसे प्यार नहीं कर सकता। सबको ऐसा क्यों लगता है कि मेरे सीने में दिल ही नहीं है? मैं पत्थर तो नहीं हूँ, मुझे भी दर्द होता है, तकलीफ होती है, मुझे भी रोना आता है, मैं भी हंसना चाहता हूँ, मुझे भी परिवार का प्यार चाहिए। किसी को क्यों समझ में नहीं आता कि मैं बुरा नहीं हूँ, बस प्यार करता हूँ सबसे, पर दिखा नहीं पाता। फिक्र करता हूँ सबकी, पर जता नहीं पाता। पर किसी को मेरी फीलिंग्स दिखती क्यों नहीं है? मैं इतना बुरा हूँ क्या? मिसास बताइए ना कि मैं इतना बुरा हूँ। अधिकार एहसास को झंझोड़ते हुए सवाल करता है। एहसास अधिकार के आंसू पोंछते हुए, मिस्टर हक आप बहुत अच्छे हैं। किसने कहा कि आप बुरे हैं? आपको सब पसंद करते हैं पर दिखाते नहीं हैं। प्लीज आप खुद को ब्लेम मत करिए। अधिकार उससे दूर होकर, फिर क्यों सब मुझे पसंद नहीं करते? क्यों सबको मैं ही बुरा लगता हूँ? मैंने ऐसा क्या किया है जो कोई मुझे देखना भी नहीं चाहता? एहसास उसका चेहरा फिर से अपने हाथ में लेकर, मिस्टर हक मुझे दूसरों का नहीं पता, पर मेरी नज़र में आप इस दुनिया के सबसे अच्छे इंसान हैं। आप जैसे लोग बहुत कम हैं इस दुनिया में, आपसे अच्छा कोई हो ही नहीं सकता। पता है कि आप गुस्सा करते हैं, डांटते हैं, थोड़े अकड़ू भी हैं, पर आपका दिल बहुत साफ है। आप तो जिनसे नफरत करते हैं उनके साथ भी कुछ बुरा नहीं कर पाते। आपकी नफरत इतनी पाक है तो आपकी मोहब्बत तो खुदा जैसी होगी। बहुत लकी हैं वो जिनकी लाइफ में आप हैं। बस कुछ हैं जिन्हें अभी ये बात समझ नहीं आ रही है, पर जल्दी ही समझ आ जाएगी। आप प्लीज ऐसे दुखी मत होइए, मैं हूं ना आपके साथ। एहसास का कहा यह आखिरी शब्द सुनते ही
अधिकार बस अपलक एहसास को देखने लगता है। उसके दिल को कितना सुकून मिला है, यह शायद वो शब्दों में बयान ही नहीं कर सके। तभी एहसास की नज़र अधिकार के हाथ पर पड़ती है। एहसास अधिकार के हाथ में रखे बॉक्स की तरफ देखकर, यह आपने हाथ में क्या लिया हुआ है? अधिकार हैरानी से बॉक्स की तरफ देखकर, कुछ नहीं, कुछ नहीं है इसमें। एहसास इतने में ही उसके हाथ से बॉक्स उठाकर उसे खोलकर देखती है। उसमें दो बहुत ही सुंदर कड़े रखे हुए थे। एहसास उन्हें हाथ में लेकर, मिस्टर हक, यह तो बहुत सुंदर कंगन है, किसके लिए लेकर आए हैं? अधिकार दूसरी तरफ चेहरा करके बहुत ही उदासी से, आस्था की मॉम के लिए लाया था। उन्हें डायमंड बहुत पसंद है, इसलिए डायमंड के कंगन लाया था उनके लिए। पर क्या फायदा, वो लेंगी नहीं। रख दीजिए इसे। एहसास गुस्से से, मिस्टर हक, आपने एक बार भी देने की कोशिश की है? जो कह रहे हैं कि वो नहीं लेंगी, पहले दीजिए तो। लें या ना लें, उनके ऊपर है। अधिकार झटके से खड़े होकर, लाया था उनके लिए, पर अब देने का कोई मतलब नहीं है। फेंक दीजिए इसे। मैं ऑफिस जा रहा हूँ, शाम को देर से आऊँगा। यह कहकर वो बेड से अपना कोट उठाकर तेजी से बाहर की तरफ निकल जाता है, एहसास चिल्लाते हुए, मिस्टर हक सुनिए तो। अधिकार उसकी आवाज़ सुनकर भी रुकता नहीं है और एहसास की आंखों से ओझल हो जाता है। एहसास गुस्से में, अकड़ू पंजर कहीं के, वाट कहने के अलावा कुछ आता ही नहीं है इन्हें। मुझे ही कुछ करना होगा। आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में।